आज मेरे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के और बाजार के और निवेश जगत के जाने माने नाम मिहिर वोरा जुड़ गए हैं। मिहिर, हाय, स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। और आज कई सारे ऐसे पहलू हैं जो आपसे समझने हैं, शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स के लिए भी मिहिर और लॉन्ग टर्म फैक्टर्स के लिए भी। तो सबसे पहले ट्रम्प टैरिफ जो कि लागू हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बातचीत का एक दौर जो कि दोनों देश उसके लिए ओपन है। लगातार सरकार के खेमे से भी बातचीत जारी रहने या चलने की एक संकेत आ रही हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार एक्सपोर्टर्स और तमाम प्रभावित इंडस्ट्रीज़ के साथ बैठकें कर रही हैं। अब बाज़ार के लिहाज से पूरा लबो-लुबाब हम कैसे समझें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाज़ार इससे अछूता है। देखिए, जीएसटी की राहत आई, उसका लगभग एक हफ़्ता हमने बाज़ार पर राहत का इम्पैक्ट देखा। उसके बाद एक बार फिर से हमने देखा कि अब नर्वसनेस टैरिफ लागू होने पर बाज़ार पर छाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई है। क्या ये लंबा चलेगा टैरिफ, क्या ये लागू ही रहेगा हमेशा के लिए? बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कि एक आम निवेशक के जहन में आ सकते हैं। कैसे इस सबको डीकोड करें? नमस्कार कविता। देखिए, टैरिफ की जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली इंडिया के लिए हानिकारक है। और ये जितना जल्दी इशू सॉल्व हो जाए उतना बेटर है। मुझे नहीं लगता है कि ये 50% जो नंबर यूएस ने लगाया है इंडिया पे, वो कोई लॉजिक या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से है। ये तो एक तरह की नेगोशिएशन टेक्निक ही है, क्योंकि 50% का मतलब एज गुड एज एम्बार्गो ही हो गया। माने इंडिया से कुछ डायरेक्टली तो ऑफिशियली तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता है 50%, क्योंकि हमें ये देखना है कि 50% अगेंस्ट व्हाट। 50% अगेंस्ट चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, जो सारी कंट्रीज हैं, जो बांग्लादेश वगैरह, जो हम हमारे साथ टेक्सटाइल्स और काफी सारी जो अदर आइटम्स है उसमें कॉम्पीट करती हैं। तो उसके कंपैरिजन में वो जब 15 to 25% पे है, और हम 25% प्लस 25 माने 50% पे अगर हम आ गए, तो एज गुड एज गेम ओवर है हमारे लिए। तो ये डेफिनेटली एक हार्ड लाइन टेक्निक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में यूएस की कोई दुश्मनी है इंडिया से। ये एक मुझे लगता है बार्गेनिंग चिप प्रिपेयर किया गया है फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो ऑफ कोर्स इंडिया को हार्ड लाइन नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए। सेकेंड इज चाइना के अगेंस्ट में एक ये टॉप पॉइंट हो सकता है यूएस के लिए कि देखिए भाई, चाइना को कह सकते हैं कि भाई हम इंडिया को आपके अगेंस्ट में प्रॉप अप नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए इक्वल है। क्योंकि एक फीलिंग चाइना में आ रही थी कि इंडिया इंडिया को यूज करके एज अ काउंटर टू चाइना प्रिपेयर किया जा रहा है, तो वो एक थ्रेट थी। तो मेरे ख्याल से ये 50% का जो नंबर दिया है वो एक टैक्टिकल मूव है, न कि स्ट्रेटेजिक मूव है। क्योंकि 50% अगर स्टिक करता है या लंबा चलता है, तो एज गुड एज इंडिया से एक्सपोर्ट्स ये सब आइटम में बंद हो सकती है। तो एक तो बात ये है। कल पहली बार मैंने देखा कि जो बेसेंट है, वहां के सेक्रेटरी, उन्होंने एक थोड़ा सा माइल्ड टोन अपनाया था कि भाई, इंडिया तो हमारा दोस्त है और अल्टीमेटली वी विल गेट अराउंड, दैट्स द वर्ड यूज, अल्टीमेटली वी विल गेट अराउंड। तो मेरे ख्याल से अब ये 1 महीने में होगा या 6 महीने में होगा रिजॉल्व, लेकिन रिजॉल्व तो होना ही है। इन द शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स ये अनिश्चितता क्रिएट करती है। और हमने देखा है न्यूज आइटम्स में भी कि काफी सारी जो टेक्सटाइल्स हैं, डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी वाली जो कंपनीज हैं, उनको ऑलरेडी दिक्कत आने लगी है। तो मुझे लगता है कि जीडीपी पे जो लोग बोल रहे हैं कि 0.2 to 0.3% का इम्पैक्ट आएगा, वो सही है। शायद ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रॉय होती है, अगर जॉब डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इसकी एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट भी आ सकती है। बट ऑन द ब्राइटर साइड, गवर्नमेंट ने, जैसे आपने कहा, जिस तरह से काउंटर करने के लिए जीएसटी पे राहत दी है और देने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा मुझे लगता है। तो उससे एक थोड़ी जो जीडीपी पे जो असर है वो थोड़ी सी बफर हो सकती है उसके लिए। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो अगले 3-4 जो हफ्ते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे। एक तो जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट होता है, 3 या 4 तारीख को जीएसटी काउंसिल मिल रही है। गवर्नमेंट ने कहा है करीबन 20 या 22 तारीख को नया जीएसटी इंप्लीमेंट होगा। और तो मुझे लगता है कि 1 महीने में शायद हमें यूएस से भी कोई इंडिकेशन मिल सकता है, क्योंकि नेगोशिएशन तो चालू है। हमने ये भी डिफेंस का भी एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया कल। यूएस खुद रशिया के साथ नेगोशिएट कर रहा है। तो मैंने इसमें काफी सारे मूविंग पार्ट्स हैं, और कुछ न कुछ कभी भी हो सकता है ऑन द पॉजिटिव साइड।
मार्केट ने काफी कुछ नेगेटिव डिस्काउंट कर लिए हैं मेरे ख्याल से। और ये बेस से अगर हम देखें तो शायद एक वैल्यूएशन का बेस बन के फिर पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर्स से मार्केट चल सकता है, जैसे हम दिवाली को दिवाली के पास आते हैं। थोड़ा सा हम अपने डोमेस्टिकली कैसे इसको खेल रहे हैं, थोड़ा सा उस पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, लेदर, टॉयज़, एमएसएमई बुरी तरह से हिट, ठीक है, अब तक हम यही समझ रहे हैं। अब हम एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो वो वेल डाइवर्सिफाइड है मिहिर, और ऐसे में अब हमारी कोशिश यही है कि बाकी रीजन्स में जो है हम अपना एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाएं, और इसमें यूके मेरे ख्याल से प्रमुख नाम रहेगा। मेरे ख्याल से तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी जहाँ पर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, 30 से 45% तक जो है टेक्सटाइल का कम से कम हम एक्सपोर्ट जो है यूके को 2030 तक बढ़ता हुआ भी देख रहे हैं। ऐसे और कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं आपके मुताबिक जिसको फोकस में अब लिया जा रहा है सरकार की तरफ से? जीएसटी एक हो गया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपोर्ट के लिहाज से और कहाँ कहाँ हम फोकस कर सकते हैं? देखिए, हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो बहुत बेहतर स्थिति में है, चाइना, बांग्लादेश, टर्की, अगर हम इनकी बात करें। अब इनके मुकाबले अगर हम डाइवर्सिफाई भी करना चाहें तो हमारे लिए बाजार कितना ओपन होगा और कितनी राहत की हमें हालांकि उम्मीद भी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से $48 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट जो है इम्पैक्ट हो जाएगा अब इस पूरे यूएस टैरिफ की वजह से। बिल्कुल। तो देखिए, इसमें जो सब्स्टिट्यूट मार्केट्स हैं या ऑल्टरनेट मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वो इमीडिएट नहीं हो पाएगी। उसको टाइम लगता है, 6 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल लग सकता है। तो ये इमीडिएट रिलीफ नहीं हो सकती है, बट एक स्ट्रेटेजिकली हमें एक बेस बनाना पड़ेगा कि भाई ये जो आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा हैंडीक्राफ्ट, गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, जो लेबर इंटेंसिव पार्ट्स हैं, उसको हम कैसे compete करें या तो नई मार्केट कैसे ढूंढे। बट दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेशंस होते हैं, प्रोडक्शन की जो गियरिंग होती है वो अलग तरीके से करनी पड़ती है, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये 1 महीने में नहीं हो सकता, ये इसको 6-12 महीने लग सकते हैं। मेरे ख्याल से उससे पहले तो उसका डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन वैसे ही आ जाएगा। दूसरा एक है, जैसे आपने कहा कि $50 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट हुए हैं, बट काफी सारी जो बड़ी आइटम्स हैं वो इम्पैक्ट नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल्स हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऑटो कंपोनेंट से वहां कोई फर्क नहीं पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर हैं, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आइटम्स जो है उसमें एनीवे गवर्नमेंट ज्यादा उसको इंसेंटिवाइज कर रही है, और मेरे ख्याल से ये इंसेंटिव्स और भी बढ़ने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है एक टाइम बाउंड बैलेंस्ड अप्रोच लेने की ट्राई की जा रही है कि भाई पॉलिटिकली, जैसे डेयरी, एग्रीकल्चर, वो सब सेक्टर्स हैं, उसको कैसे शील्ड किया जाए, ऑन द अदर हैंड कैसे ऑल्टरनेट मार्केट्स डेवलप किए जाएं। बट ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, उसको टाइम लग सकता है। ऑलराइट, चलिए अब आगे की बात हम करते हैं हमारे घरेलू फ्रंट में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे हैं अब की बार कंजम्पशन को। केपेक्स टू कंजम्पशन की एक थीम और नैरेटिव तो बना ही हुआ है जो हम देख रहे हैं। जीएसटी को लेकर जितनी जल्दी यहाँ पर हम देख रहे हैं, काफ़ी हैंड्स ऑन अप्रोच है सरकार की तरफ से भी, और बहुत उम्मीदें यहाँ पर यही लगाई जा रही है कि ऑलमोस्ट नवरात्रि तक हम बहुत राहतें आती हुई देखेंगे सेक्टर वाइज और कंपनी वाइज जो है। एक बार फिर से जो है खरीदारी को लेकर और डिमांड को लेकर हम बेहतर स्थिति काफ़ी सालों के मुकाबले पाएंगे अब की बार। आप इस थीम को कितना लंबा प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं मिहिर? डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने अब, क्योंकि हम बायर्स के या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अगर समझना चाहूँ तो जीएसटी के रोल आउट होने का उन्हें भी इंतज़ार रहेगा, बिकॉज त्योहारी सीज़न ऐसा होता है जब आप बिग टिकट खरीदारी करना चाहते हैं, आप सेल्स और डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदनी हो, घर में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आपको खरीदने हो, वाइट गुड्स खरीदने हो, तो शायद जीएसटी का फ़ायदा आप उठाना चाहें। क्या आप खरीदारी रोकेंगे इसको लेकर, या आप इसको भुनाएंगे इस वक्त को? ये अभी भी मसला है जिस पर बहुत सारे नैरेटिव्स बन रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट्स के अलग अलग व्यूज़ हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर नवरात्रि एक ऐसा समय है जब हम टारगेट कर रहे हैं कि ये रोल आउट हो जाएगा, तब तो काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा इस फेस्टिव सीज़न का। कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो जो लो टिकट आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक शर्ट ले रहे हैं या कोई गारमेंट जो 100, 200, 500, 1000 रुपए की आइटम है, तो उसके लिए आप कुछ टाइमिंग नहीं करेंगे। उसको उसके लिए तो आपको मोर इम्पोर्टेंट है कि भाई आपके पास कब टाइम मिलेगा, आप कब दुकान में जाएंगे। उस तरह से लॉजिस्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि 2-5% की जो एक्सरसाइज है। ऑन द अदर हैंड,
जो टेक्सटाइल्स वगैरह काफी सारे आइटम्स हैं जो लोअर टिकट की जो है वो ऑलरेडी 5% पे कंजम्पशन 5% जीएसटी पे ऑलरेडी है। तो जो लोअर टिकट मास कंजम्पशन आइटम है उसमें मुझे नहीं लगता है कोई पोस्टपोनमेंट होगी या कोई वेट करेगा। हायर टिकट आइटम्स हैं जैसे कार है या जेम्सटोन ज्वेलरी है या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, उसमें शायद 2-4 हफ्ते की पोस्टपोनमेंट हो सकती है। बट जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई थी जीएसटी की, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को बोली थी, तब से ही इंडस्ट्री और हमने भी देखा था कि एक क्लियर इंडिकेशन आया था और मैसेज पहुंचा है गवर्नमेंट को कि अगर आपने अनाउंसमेंट करनी है तो आप जल्दी कीजिए क्योंकि ये पोस्टपोनमेंट आ सकती है। और मेरे ख्याल से इसकी वजह से गवर्नमेंट जो पहले एंड सितंबर में जीएसटी काउंसिल बुलाने की बात कर रही थी, वो अभी 3 या 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल बुला रही है। तो मेरे ख्याल से जो टाइम लैग या पोस्टपोनमेंट वाली जो एंगल थी वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट होपफुली कम आएगा। दूसरी बात मैंने कंफर्म तो नहीं है बट मीडिया में ये भी मैंने पढ़ा कि जो अगर टाइम मिसमैच की वजह से अगर जो जीएसटी में डेल्टा आती है उसको भी कुछ अकाउंटिंग वाइज ऑफसेट करने की प्रयास कर रही है इंडस्ट्री और गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से वो होता है तो फिर तो एनीवे न्यूट्रली हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से होपफुली ये जो पोस्टपोनमेंट वाली बात है वो बहुत लंबा इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक स्टॉकिंग का भी पीरियड होता है। अगर जीएसटी की वजह से जीएसटी घटाने की वजह से डिमांड बढ़ती है तो इन्वेंट्री पाइपलाइन भी जल्दी फिल करनी पड़ेगी, तो वो पाइपलाइन फिलिंग में भी एक्टिविटी चालू रहेगी मेरे ख्याल से। अब मैं चाहती हूँ कि हम इसको कैसे प्ले करें, इसका मार्गदर्शन आप जो है वो दर्शकों को दें। देखिए, तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद मिहिर ये साल बाज़ार ने आपको कुछ खास कमाई करके नहीं दी है, ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो। हैविंग सेड दैट, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहा है और अब ऐसे में अपनी रणनीति आखिर आप कितनी बार बदलेंगे, निवेशकों के लिहाज से भी हम समझना चाहिए। यहाँ मैं दो तरीके के निवेशकों की बात कर रही हूँ, एक तो जो शॉर्ट टर्म है और दूसरे जो लॉन्ग टर्म है। पोर्टफोलियो आप लॉन्ग टर्म के आधार पर ही बनाते हैं, बट हैविंग सेड दैट कुछ बदलाव ज़रूरी हो जाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की ज़ुबान बदलती है, जब समीकरण बदलते हैं तो पोर्टफोलियो में भी आपको बदलाव करना ज़रूरी हो जाता है। अब महीने दर महीने देखिए एसआईपी के नंबर तो रिकॉर्ड हाई को छू रहे हैं। डीमैट अकाउंट्स हम देख रहे हैं मिहिर, वहाँ पर लगातार इजाफा हो रहा है। पार्टिसिपेशन छोटे मझोले शहरों से भी हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तमाम जो रिपोर्ट्स हमें आती हुई दिखाई दे रही हैं जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन सब चीज़ों का। अब सवाल यहाँ पर ये है कि कैसे पकड़ा जाए इस मोमेंटम को। मेक वॉलेटिलिटी योर फ्रेंड। अब आप हो सकता है कहें कि एसआईपी के ज़रिए निवेश कीजिए, छोटे छोटे किस्तों में निवेश कीजिए। एक रणनीति के लिहाज से हमें इसको कैसे प्ले आउट करना चाहिए हमारे बेनिफिट के लिए, दोनों के ही लिए लिहाज से पूछ रही हूँ, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। श्योर। तो देखिए, वॉलेटिलिटी का मतलब है दोनों साइड पे, राइट? वो नीचे की ओर भी होती है और वो ऊपर ऊपर की ओर भी होती है। मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि दोनों साइड पे मूवमेंट ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ज्यादा वॉलेटिलिटी माने ज्यादा उतार चढ़ाव। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा वॉलेटिलिटी का ये होता है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग व्यू है कोई स्टॉक पे या सेक्टर पे जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए काफी कॉन्फिडेंट कॉल है, तो वो आपका जो लिस्ट है, वो आपका जो विश लिस्ट है मैं कहूंगा। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग में जाते हो तो एक तो कार्ट होता है, परचेज कार्ट, और दूसरा होता है विश लिस्ट करके भी एक प्रोविजन होती है। तो विश लिस्ट अपना बना के रखें। और काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट होंगे, बट क्या लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट परमानेंट है? अगर नहीं है तो ये वॉलिडिटी में जब नीचे आती है तो ये उसको ऐड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम टेक्सटाइल्स के लिए जैसे बात करें कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट टेक्सटाइल्स पे आ सकती है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज क्या इंडिया के पास जो लेबर पूल है वो सबसे चीपेस्ट इन द वर्ल्ड है? और इंडिया की जो टेक्सटाइल की जो स्किल्स हैं वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सकती है कि नहीं? अगर आपको लगता है, हमें तो लगता है होगी। तो अगर टेक्सटाइल स्टॉक्स या मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स जो है नीचे आते हैं वॉलेटिलिटी में, तो एक स्ट्रक्चरल 3 से 5 साल का व्यू लेके चलें तो उसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। और ये तो मैं एक सेक्टर की एग्जांपल दे रहा हूँ, काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो ये वॉलेटिलिटी में नीचे आए हैं और शायद आते रहेंगे। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेंस है, लॉन्ग टर्म हमारी जो मोट कहेंगे स्टॉक या सेक्टर की, वो चेंज नहीं होती। और हमें, जैसे हमने कहा कि यूएस के साथ ये जो प्रॉब्लम है वो टेम्पररी प्रॉब्लम है, और अगर टेम्पररी प्रॉब्लम है तो फिर ये नेगेटिविटी जो है वो भी टेम्पररी होगी। और ये इसकी वजह से अगर मार्केट नीचे आता है तो डेफिनेटली इट्स अ टाइम टू बाय। बट आपकी जो विश लिस्ट है वो तैयार रखें।
थोड़ा सा मैं अक्रॉस द मार्केट कैप्स बात करना चाहती हूँ और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप संदर्भ समझाइए मिड कैप स्मॉल कैप के लिहाज से। अब देखिए Q1 के जो नतीजे आए हैं मिहिर, वो कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव रहे नहीं हैं, ठीक है। अब हमारी उम्मीदों को हमें कितना टेपर डाउन कर देना चाहिए, खासतौर से अगर छोटे मझौले क्षेत्र की कंपनियों की मैं बात करूं, तो अब स्पेसिफिक पॉकेट्स में ख़रीदारी करने के लिहाज से वैल्यूएशंस आपको कितने सही लगते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आपके रडार पे होंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा चूज़ी आपको होना पड़ेगा। देखिए अपने पोर्टफोलियो में अगर आप छोटे मझौले क्षेत्रों में रणनीति बनाना चाहते हैं, आप किस तरह से अपनी रणनीति बना रहे हैं और क्या है वैल्यूएशन के फ्रंट पे फिलहाल स्थिति? तो आपने जैसे कहा कि रिजल्ट्स ठीक ठाक आए, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए, लेकिन ये एग्रीगेट है और समटाइम्स द एग्रीगेट्स हाइड मोर देन दे रिवील। उसमें आप अगर ड्रिल डाउन करें तो हमारी जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं रहे हैं। जो ड्रैग है वो बड़ी कंपनियों में आया है, खास करके निफ्टी की जो कंपनी है उसकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट पे आई है। लेकिन हम मिड कैप जो स्टॉक्स हैं उसका उनके रिजल्ट देखें फॉर द क्वार्टर, और फिर जो लॉन्ग टेल स्मॉल कैप की है वहां पे देखें तो काफी सारी कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब जो मार्केट है वो सेंसेक्स नहीं रही है, मार्केट निफ्टी नहीं रही है, मार्केट बहुत वाइड हो चुकी है। सी वैल्यूएशंस एक अलग बात है, वो उसकी बात हम अलग से कर सकते हैं, लेकिन शेयर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो स्टॉक पिकिंग का काफी स्कोप है इन द इंडियन मार्केट्स। मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली हैज डिलीवर्ड मोर देन डबल डिजिट ग्रोथ। स्मॉल कैप में भी काफी सारे स्मॉल कैप्स ने अच्छा सिलेक्ट किया। इनफैक्ट आप अगर जो रिसेंट बॉटम बना था मार्च में, वहां से इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस देखें तो स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स ने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, काफी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू द लार्ज कैप इंडेक्सेस। उसका मतलब यह है कि जो पैनिक हुआ था वो तो हुआ, करेक्शन में भी वैल्यूएशन वगैरह की वजह से जरूरी भी था शायद, लेकिन जहां जहां प्रॉफिट ग्रोथ आई है, जहां जहां कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस सस्टेन किया है, वो स्टॉक्स भी इतने ही रैपिडली वापस बाउंस बैक हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया जैसे मार्केट, खास करके जब डोमेस्टिक फ्लोज इतने स्ट्रांग है, तो स्टॉक पिकिंग का हमेशा मौका देता है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट एग्रीगेट देखना जरूरी है, लेकिन वो एंड पॉइंट नहीं है, स्टॉक पिकिंग हमेशा ही करना चाहिए। फिलहाल आपके फंड हाउस को लेकर किन क्षेत्रों पर आप ओवरवेट हैं, कहाँ पर आप अंडरवेट गए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से रणनीति आपको भी बनानी होगी जब आप बैठते हैं अपनी फंड मैनेजर्स टीम को लेकर साथ में, तो किस तरह की एनालिसिस अब सामने आ रही है। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बतौर फंड मैनेजर्स आपके ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों की मेहनत की कमाई को संभालना है। कितनी सतर्कता आप बरत रहे हैं पैसे लगाने पर? तो एक तो कैश लेवल्स बताइएगा मुझे क्या है, और दूसरा ये बताइएगा कि अब क्या क्या रेड फ्लैग्स आपने फैक्टर इन किए हैं और कैसे उसको मिटिगेट किया जा रहा है बतौर फंड हाउस। पहले तो हम ज्यादा कैश कॉल्स नहीं लेते, तो 3 से 7-8% तक का कैश रखते हैं, उससे ज्यादा टिपिकली नहीं रखते हैं। तो एज ऑफ नाउ हमारा व्यू ऐसा कोई बहुत ज्यादा मंदी वाला या बहुत ज्यादा तेजी वाला नहीं है, तो हमने उतना ही कैश लेवल रखा है, करीबन 3 to 7% अक्रॉस द स्कीम्स। पोजिशनिंग वाइज एक तो हमारी स्ट्रक्चरल पोजिशनिंग तो हमेशा यही रही है कि जो डोमेस्टिक सेगमेंट्स है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है, वो ग्लोबल या यूएस इकोनॉमी से ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। तो हमारा बायस जो है, जो टिपिकली वो डोमेस्टिक सेक्टर्स पे ज्यादा रहता है। उसमें फिर कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, जो इंडस्ट्रियल्स वाला ये पैक हो गया वो आता है। एक फिनेंशियल्स में जो है वो टिपिकली डोमेस्टिक लुकिंग होता है, वहां भी हमारा एक्सपोजर रहता है, प्लस कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। तो ये जो डोमेस्टिक सेगमेंट्स हैं उसमें हमारा टिपिकली वेट ज्यादा रहता है। टैक्टिकली हमने पिछले 1-2 महीने में जो रिलेटिव वेट्स है वो हमने एनबीएफसीज में बढ़ाए थे, क्योंकि हमें लगा कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बहुत लो है, इससे कम नहीं हो सकती। और आरबीआई और गवर्नमेंट का रवैया यही है कि भी आप लिक्विडिटी पंप करें, इंटरेस्ट रेट काटे और क्रेडिट ग्रोथ को स्टिमुलेट करें। तो हमने थोड़ा एक्सपोजर बैंक्स और एनबीएफसीज में, लार्ज बैंक्स और एनबीएफसीज में बढ़ाया था। वो कॉल अभी तक चला नहीं है, और हमें जो जीएसटी और जो कंजम्पशन की जो थीम है उसमें ज्यादा ट्रैक्शन लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस फिर वहां भी आया, जैसे आपने डिस्कस किया जीएसटी कट वगैरह की बात है। तो पिछले 1-2 महीने में जो टैक्टिकली हमने बैंक्स और एनबीएफसी बढ़ाए थे उसको थोड़ा सा बुक करके हमने शिफ्ट किया है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स में, क्योंकि हमें लग रहा है कि वैसे ही बिजी सीजन आ रही है, मानसून खत्म हो रही है, प्लस जीएसटी कट और गवर्नमेंट का जो रवैया है, अगर नॉर्मल मानसून हो गई, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो ये सेक्टर जो काफी टाइम से अंडर
अंडर परफॉर्म किया था वो कैचअप हो सकता है। इंडस्ट्रियल्स में अभी भी हम पॉजिटिव हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स जो है वो तो कंटिन्यू रहेगा। शायद कंस्ट्रक्शन रोड वगैरह में कम हो सकता है, लेकिन डिफेंस पावर वगैरह में जो शेड्यूल कंस्ट्रक्शन है, शेड्यूल जो है वो तो रहेगा ही। इनफैक्ट हमने तो आफ्टर आफ्टर द पुलवामा कश्मीर का जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम का, उसके बाद तो हमने देखा है कि और भी फास्ट ऑर्डरिंग आई है डिफेंस वगैरह में। तो वो डिफेंस है, कैपिटल गुड्स है, जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की पिकअप होने की जो ग्रीन शूट्स हम देख रहे हैं, वो सेगमेंट में भी हम पॉजिटिव है। द अदर सेक्टर वेयर वी आर डूइंग स्टॉक पिकिंग वो है फार्मास्यूटिकल्स, खास करके जो सीडीएमओ प्लेज हैं हमें, और जो न्यू केमिकल एंटिटी पे जो रिसर्च कर रही हैं, उसमें मुझे लगता है स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है। और जैसे हमने डिस्कस किया, उस पे टैरिफ्स भी उनको टच नहीं करे। तो फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारे जो सेगमेंट्स है जहां पे टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं आया है, वो हमने बढ़ाया है। प्लस ऑटो एंसिलरीज, जहां पे अगेन टैरिफ का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है और वो कंजम्पशन से भी उसको फायदा होगा। तो ये सब सेगमेंट जो डोमेस्टिक वाले हैं उसमें हम पॉजिटिव हैं। नेगेटिव है जो है ग्लोबल सेक्टर्स लाइक आईटी है, एनर्जी है, मेटल्स एंड जो प्रेशियस मेटल्स, और मैं कहूंगा कि जो स्टील वगैरह है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सारी जो चीजें ग्लोबली लिंक्ड है, उसमें हम नेगेटिव हैं। कंजम्पशन को का फ़ायदा उठाने के लिए आपने रणनीति में ई कॉमर्स वगैरह कंपनीज को नहीं शामिल किया हुआ है, स्विगी, जोमेटोज। इनफैक्ट ट्रैवल के लिहाज से भी क्या कुछ कंसिडर किया जा सकता है शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल के लिए? नहीं नहीं, डेफिनेटली हम पॉजिटिव हैं। ये जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है उसमें ये भी आ जाती है, क्योंकि अगर इनको प्योरली डोमेस्टिक इकोनॉमी से मतलब है, टैरिफ से कोई मतलब नहीं है। प्लस दिस इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल चेंज कि भाई ऑफलाइन टू ऑनलाइन वाला जो प्ले है मीर, कोई डेटा अगर आप हमारे साथ, कुछ आंकड़े अगर आप साझा कर सकें, लोग किस तरह के फंड्स में खरीदारी की रुझान दिखा रहे हैं? एम्फी के जो लेटेस्ट डेटा आए हैं उसमें हमने देखा कि बम्पर रिस्पांस सेक्टोरियल, और खैर बीते महीनों हमने अच्छा खासा एनएफओ में भी पैसा आता हुआ देखा है। बट बतौर फंड हाउस क्या सिचुएशन है? तो हमारा तो यंग फंड हाउस है, तो हमारा बेस लो है, तो लो बेस पे तो हम काफी बड़ा ग्रोथ दिखाते हैं। टोटल हमारा जो इक्विटी एएम है वो करीबन 2500 करोड़ को क्रॉस कर गया है इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 1.5 years। तो मेरे ख्याल से जो बेसिक स्ट्रेटजीज हैं हमारी, जो फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, और लास्ट जो हमने लॉन्च की मल्टी कैप, उसमें हमें अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और जो पहले दो फंड्स थे, फ्लेक्सी और स्मॉल कैप, वो दोनों 1000 करोड़ को क्रॉस कर गए हैं। और मल्टी कैप जो एनएफओ हमने लास्ट मंथ लॉन्च किया था, उसमें भी हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। तो बतौर फंड हाउस तो आप काफ़ी यंग है, लेकिन निवेशक भी क्या युवा ही हैं ज़्यादा? कुछ पता है आपको इन्वेस्टर बेस के बारे में? कोई जानकारी दे सकते हैं? डिवर्सिफाइड है, क्योंकि हमारी जो ऑनलाइन है वो डायरेक्ट जो है वो कम है। मोस्टली जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और आईएफएस से आता है, तो उनका जो बेस रहता है टिपिकली डिवर्सिफाइड रहता है। जो डायरेक्ट आता है, जो हमारा कम है, वो ज्यादा यंग रहता है टिपिकली। चलिए, अब क्योंकि देखिए त्योहारी सीज़न की भी शुरुआत हो चुकी है, अब ऐसे में आपके प्लान में क्या क्या है? कोई बिग टिकट परचेज जो आपने भी जिसके लिए इंतज़ार किया हो, निजी तौर पर कोई बड़ी खरीदारी जिसका आपने प्लान बना रखा हो या बना रहे हैं? देखिए, मेरे पास एक हाइब्रिड कार है, लेकिन जिस तरह से मैं ईवीज के मॉडल देख रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा टेम्पटेशन हो रही है उसको स्विच करने की। आपको उसके इंफ्रा को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर फ़िलहाल कोई चिंता नहीं हो रही है? और अगर लेने की सोच रहे हैं तो क्या अभी अभी लेंगे इसी त्योहारी सीज़न, या थोड़ा सा समय दे सकते हैं कि रिसर्च ही चल रही है अभी? अभी तो रिसर्च चल रही है, लेकिन एक्टिवली चल रही है। एक्टिवली चल रही है, लेकिन आपको कोई रेड फ्लैग्स नहीं लगते इस पूरे क्षेत्र में, पॉलिसीज़ के वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज? सॉरी, आप ईवीज की बात करें कि जी इन जी जनरल बात जी करें? जी जी। नहीं, इसमें तो देखिए ऑलरेडी ईवीज का जो टैक्स स्ट्रक्चर वगैरह है वो काफी पॉजिटिव है। उसमें एक्साइज कम है, इंपोर्ट ड्यूटीज भी कम है, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी भी काफी कम है। तो काफी अट्रैक्टिव, खास करके महाराष्ट्र में अगर देखें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, तो कंपेयर टू जो आइस इंजन वाली कार है उसके कंपेरिजन में ईवीज का जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी काफी बहुत फर्क होता है। और जब अगर आप लार्ज टिकट खरीद रहे हो तो बहुत फर्क पड़ जाता है परसेंटेज टर्म्स में। तो ईवी के लिए रेगुलेटरी स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है। राइट, चलिए, मेरे ख्याल से जितना हो सका समय हमारे पास जितना था, तमाम सवालों को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन आपने समय दिया और हमसे बातचीत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद मिहिर। धन्यवाद। हैव अ गुड वीकेंड। आपको भी।
और निवेश की एबीसीडी में आज मुझे भी इजाज़त दें। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ और